नमस्कार साथियों, मैं धर्मराज आपका स्वागत करता हूं सक्सेस जंक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। क्या होता है राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति को समझने से पहले हम 3 टर्म को समझते हैं। पहला है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इस 3 टर्म को समझ लेना जरूरी है। फिर आगे का जो लेक्चर होगा उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। इस चीज़ को क्लियर कर लेना आवश्यक है। क्या होता है कार्यपालिका? कार्यपालिका जो होता है यह कानूनों को लागू करता है और प्रशासन को चलाने का काम करता है। कानून को लागू करना और प्रशासन को चलाना, 2 काम होता है कार्यपालिका का। कानून जो विधायिका बनाती है उसको लागू करने का काम और प्रशासन को चलाने का काम वो कार्यपालिका करती है। विधायिका क्या करती है? यह कानून बनाने का काम करती है। कानून बनाने का काम विधायिका, कानून बनाने का काम, और कानून को लागू एवं प्रशासन संचालन। तो प्रशासन का संचालन और कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का और कानून बनाने का काम विधायिका का। फिर न्यायपालिका क्या करती है? यह जो कानून की है व्याख्या करता है और न्याय दिलाने का कार्य करता है। तो ये कानून की व्याख्या एवं न्यायिक कार्य। तो आप मोटा मोटा ये 3 चीज़ याद रखेंगे। कानून को लागू एवं प्रशासन का संचालन जो है वो कार्यपालिका करती है, कानून बनाने का काम विधायिका, और कानून की व्याख्या और न्यायिक कार्य जो है वो न्यायपालिका करती है। बढ़िया है। अब आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि राष्ट्रपति कौन होता है। दरअसल राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, तो इस वजह से इनको भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो राष्ट्रपति का जो उल्लेख है हमारे संविधान में कहाँ किया गया है भाई? तो हमारे संविधान में भाग 5 जो है वहाँ जो है राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 में जो है इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति है। संघ की कार्यपालिका का वर्णन जो है 52 से 58 में किया गया है, जिसमें कि कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी का जिक्र किया गया है। तो 52 से 78 के बीच, 52 से 78 के बीच किसका किसका जिक्र है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी, इसका जो है जिक्र है 52 से 78 के अंतर्गत। वहीं अगर इसी संदर्भ में देखें तो राज्य के संदर्भ में कार्यपालिका कौन होता है? तो उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव, डीएम, ये सभी जो होते हैं कार्यपालिका के अंग होते हैं। तो राष्ट्रपति का जिक्र कहाँ किया गया है? राष्ट्रपति का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में किया गया है। और फिर राष्ट्रपति का जिक्र 52 से 62, उपराष्ट्रपति का 63 से 71, उपराष्ट्रपति 63 से 71,
चूँकि 52 से 78 संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, जिसमें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी ये सब आते हैं। तो उपराष्ट्रपति हो गया 63 से 71, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इसका 72 से 78 के बीच में। प्रधानमंत्री, एवं मंत्री परिषद 72 से 78 के बीच में। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो जिक्र है वो 72 से 78 के बीच में इसका जिक्र किया गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति 52 से 62, जो हमने यहाँ लिख रखा है 61 तक। 62 कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिखा है। तो ये 52 से लेकर 61 तक है। आज हम इसी अनुच्छेदों को क्रमवार, इसकी विशेषता, इसको डिटेल से समझेंगे कि क्या क्या बातें हैं, क्या क्या बातें की गई है। तो इसको हम मिटा देते हैं, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में पद की बात करता है। तो अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि, इसके साथ साथ आपको 2 पॉइंट और याद रखना है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये तो याद रखना ही रखना है। दूसरा याद रखना है, भारत का राष्ट्रपति होगा जो कि संवैधानिक प्रधान होगा। और तीसरा याद रखना है, भारत का वह प्रथम नागरिक कहलाता है। तो संवैधानिक प्रधान होगा, संवैधानिक प्रधान, और इसके साथ साथ प्रथम नागरिक। ये 3 बातें याद रखनी है आपको इसमें, जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम नागरिक के तौर पर किसे जाना जाता है। तो आप कहेंगे भारत के राष्ट्रपति को। आइए अब अनुच्छेद 53 देखते हैं। अनुच्छेद 53 किसका जिक्र करता है? शक्ति का। यहाँ मैंने कीवर्ड के रूप में इस अनुच्छेद को लिखा है ताकि आप याद कर सकें इसको और समझ सकें और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे। जैसे कि अनुच्छेद 52 में पद की बात करता है, अनुच्छेद 53 शक्ति की बात करता है, अनुच्छेद 54 निर्वाचन, अनुच्छेद 55 निर्वाचन का तरीका, 56 कार्यकाल, 57 पुनर्निर्वाचन की अर्हता, 58 योग्यता, 59 पद के लिए शर्तें, 60 जो है शपथ ग्रहण और 61 महाभियोग। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, पद, शक्ति, निर्वाचन का तरीका, कार्यकाल, निर्वाचन की अर्हता, योग्यता, पद के लिए शर्तें, शपथ ग्रहण और महाभियोग। तो कीवर्ड के टर्म में आप याद रखेंगे। एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसे सही कर पाएंगे। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 53 क्या कहता है। अनुच्छेद 53 कहता है शक्ति की बात करता है। कैसा शक्ति? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगे। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगे। चूँकि हम जानते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें जो है मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ जो कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो ऐसा लगता है देखने से कि राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, लेकिन मंत्रिपरिषद जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यहाँ राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं।
मंत्रिपरिषद के विषय में मैंने आपको अभी बताया। मंत्रिपरिषद क्या होता है? मंत्रिपरिषद होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के कैबिनेट मंत्री होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि ये राज्य मंत्री है, ये उप मंत्री है, ये तो कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये दरअसल कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इसका एक बड़ा समूह होता है जो कि शासन को संचालित करता है और नीति निर्माण में भाग लेता है एवं प्रशासन का कार्य करता है। तो उसको मंत्रिपरिषद कहते हैं। इसमें जो होता है प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होते हैं। अब कैबिनेट क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद का ही एक छोटा रूप होता है जो सबसे प्रभावशाली रूप से सक्रिय रहता है। और इसमें जो है रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं। तो मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा समूह होता है जो सबसे प्रभावशाली पद होता है, सबसे प्रभावशाली, उसका सबसे ज़्यादा शक्ति होता है संसदीय व्यवस्था में। तो इस वजह से कैबिनेट मंत्री जो होता है वो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, वहीं नाम मात्र के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 54 निर्वाचन से रिलेटेड है। इसको मैं मिटा देता हूं। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है इसका जिक्र किया गया अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का चुनाव, हम जानते हैं कि भारत के निर्वाचन की व्यवस्था में दो प्रकार का निर्वाचन का प्रकार है। पहला है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन और दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन। प्रत्यक्ष रूप से हम एमपी का चुनाव करते हैं जो सांसद होते हैं, एमएलए का चुनाव करते हैं जो विधायक होते हैं। तो इसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के साथ साथ एमएलसी जो होते हैं और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसके निर्वाचन में एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन मंडल, आप ये याद रखेंगे, यही जो होता है निर्वाचन मंडल, इसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो पहला होता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। और उसके बाद दूसरा होता है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा होता है जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश को मैं यहाँ यूटी शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? दिल्ली एवं पुदुचेरी। तो दिल्ली एवं पुदुचेरी, दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ये तीन जगह से जो होता है सदस्य आते हैं और निर्वाचन मंडल का मतलब गठन होता है इन तीनों सदस्यों के निर्वाचन से। उसके बाद ये फिर सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आप याद रखेंगे राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ मैंने विधान परिषद नहीं लिखा है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, विधानसभा लिखा है सिर्फ। और फिर यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुदुचेरी, ये दो जगह विधानसभा जो है
वहाँ के निर्वाचित सदस्य हैं। तो आप इन तीनों में एक कॉमन पॉइंट देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है निर्वाचित, निर्वाचित, यहाँ पे निर्वाचित, 3 जगह निर्वाचित है। इसका कहने का मतलब है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो ये है 3 सदस्य जो है वो निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं। अब हम जानते हैं कि कोई भी सदस्य जो निर्वाचन में भाग लेता है उसमें एक तो यहाँ से हो गए सांसद, फिर यहाँ से हो गए विधायक, यहाँ से भी विधायक हो गए। तो एक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप इसको लिखना चाहें तो पॉज करके लिख लेंगे। कोई सदस्य अगर भाग ले रहा है निर्वाचन में तो उसके मतों का वैल्यू कैसे निकाला जाता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है कि विधायक के मतों का मूल्य कैसे निकालते हैं, यानी एमएलए जो होता है। तो इसमें क्या कहता है, राज्य की कुल जनसंख्या जितनी रहती है, किसी भी राज्य, कोई भी ले लें राज्य आप, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, ये सब जो होते हैं, दिल्ली तो यूनियन टेरिटोरी है, तो उसकी जनसंख्या को हम भाग देते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य से। तो याद रखेंगे कि राज्य की जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या को भाग देते हैं हम वहाँ के, मतलब राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य से। राज्य विधानसभा के, राज्य विधान सभा के कुल निर्वाचित सदस्य से, और फिर इसको जो है भाग दिया जाता है 1000 से। तो इसको 1000 से भाग दिया जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/, ये गुणे के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको 1000 से भाग देते हैं। तो इससे हम विधायक के मतों का मूल्य निकाल सकते हैं। अब इसी तरह जो सांसद होते हैं उनके मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है। एक जो सांसद होते हैं उनके मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बट सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बट संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, संसद के निर्वाचित सदस्य संख्या से भाग देकर हम एक संसद के मतों का मूल्य निकालते हैं। तो इसको आपने समझ लिया। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसे लिखना चाहे तो पॉज कर वीडियो इसे लिख सकते हैं। हमने समझ लिया कि एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे और एक संसद के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे। अब समझते हैं कि कोई भी आदमी अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़ा होता है तो उसको एक निश्चित मत लाना होता है। तो उस मत का भी गणना करने का एक विधि होता है कि अगर जैसे निर्वाचन मंडल में जो भी सदस्य भाग लिए तो उसमें कुल वैध मत कितना है, निश्चित मद जो है उसका कैसे निकालते हैं। निश्चित मद को एक निश्चित मद लाना होता है, एक निश्चित मत लाना होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई सदस्य खड़ा हुआ है तो उसको एक निश्चित मत लाना होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो जो निर्वाचक मंडल में जो ये सदस्य होते हैं उसमें जो कुल वैध मत पड़ता है, तो कुल वैध मत जितना पड़ा और जितने के लिए निर्वाचन हो रहा है, कितने के लिए हो रहा है,
एक पद के लिए निर्वाचन हो रहा है राष्ट्रपति के लिए, तो जितने के लिए निर्वाचन हो रहा है यानी एक पद के लिए निर्वाचन हो रहा है, उसमें एक जोड़ देंगे, उसमें एक जोड़ देंगे और इससे भाग देंगे। कुल वैध मत को जितने पद के लिए निर्वाचन हो रहा है एक जोड़ने के बाद उससे यानी 2 से भाग दे देंगे, फिर जाके इसमें एक जोड़ देंगे। अगर इतना मत किसी को प्राप्त होता है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्य होता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अब समझते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार होता है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, जो कि गुप्त मतदान होता है। चलिए ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। यह आपने समझ लिया अनुच्छेद 54। इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो भी निर्वाचन में भाग लेगा वो निर्वाचित होगा, मनोनीत कोई नहीं होगा। इसका एक लंबा प्रोसेस होता है, उसको आप एक अलग वीडियो के माध्यम से मैं समझा दूंगा कि कैसे इसके मत की गणना की जाती है, कैसे क्या। फिलहाल हम अनुच्छेद 55 देखते हैं। 54 समझ लिया। 55 में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। 55 है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका को प्रोसेस कहते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, जो मैंने आपसे पहले चर्चा किया कि आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 2 टर्म याद रखेंगे, आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। दूसरा क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। यह है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। इसमें जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रतिनिधि के द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से, गुप्त मतदान के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा होता है निर्वाचन। आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी अगर विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होता है, और निर्वाचन अगर अवैध हो जाता है, अगर ये पाया जाता है कि निर्वाचन यह अवैध है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उस समय जितने भी निर्णय लिए गए हैं उसको अवैध करार नहीं दिया जाता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 क्या कहता है, कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, इसकी चर्चा हम अनुच्छेद 56 में करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल। कार्यकाल के विषय में क्या क्या आ गया है, कहा गया कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक पद धारण करेगा और अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक रहता है, 5 वर्ष तक। और जब तक कि राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होकर उसके उत्तराधिकारी चुन नहीं लिए जाते हैं तब तक वह राष्ट्रपति अब उस पद पर बना रहेगा। और इसमें आप ये बात याद रखेंगे कि कोई भी राष्ट्रपति अगर चुनाव लड़ता है तो वो कितने भी बार चुनाव लड़ सकता है, इसके लिए कोई अधिकतम उम्र सीमा नहीं है। और अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, समय 5 साल से पहले अगर खाली हो जाता है और 6 महीना से पहले, अगर 6 महीना बचा है तो पुनः निर्वाचन हो जाएगा, लेकिन 6 महीना से पहले ही अगर पद खाली हो जाता है तो उसके लिए उपराष्ट्रपति उस पद पर काम करेंगे और सारी शक्तियां राष्ट्रपति के समान उपराष्ट्रपति को हो जाएगा। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो काम करते हैं। वहीं अनुच्छेद 56(2) में कहा गया है
अनुच्छेद 56 क्लॉज 2 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र दे देता है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, लेकिन सूचना देना होगा उपराष्ट्रपति को लोकसभा के अध्यक्ष को। यानी अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देते हैं तो राष्ट्रपति के नाम देंगे। तो ये बातें थी। जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उस वक्त भी इन चीज़ों को देखेंगे। आइए हम देखते हैं अगला अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या है? कहता है कि राष्ट्रपति फिर से चुनाव लड़ने के लिए पात्र होंगे, यानी पुनर्निर्वाचन की अर्हता। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की अर्हता मतलब योग्यता, एलिजिबिलिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। इसमें 2-3 बातें आप ध्यान में रखेंगे। जैसा कि मैंने बताया, कोई व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हो चुका है वह फिर से उस पद के लिए निर्वाचन के लिए पात्र आसानी से हो सकता है। और यह जो है अनुच्छेद स्पष्ट करता है, अनुच्छेद 57, कि राष्ट्रपति बनने की अधिकतम सीमा नहीं है। मतलब इसमें कोई अधिकतम सीमा नहीं है। अधिकतम सीमा नहीं मतलब कोई भी व्यक्ति कितने भी वर्ष तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते कि उसमें राष्ट्रपति की योग्यता हो। अब कहता है कि कोई भी व्यक्ति मतलब कितने भी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते कि वह उस पद के लिए योग्य हो, फिर से वो चुनाव लड़ सकता है। तो ये बातें आप याद में रखेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई अधिकतम सीमा का जिक्र नहीं किया गया है। अब अनुच्छेद 58 देखते हैं। अनुच्छेद 58 में योग्यता की बात की गई है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता। इसमें 2-3 बातें का जिक्र है। पहला है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहा है वह सबसे पहले भारत का नागरिक हो। पहला क्या है? वह भारत का नागरिक हो। ये अनिवार्य है, भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष उसकी आयु हो। 35 वर्ष आयु, इससे कम वाले नहीं लड़ सकते राष्ट्रपति का चुनाव। और तीसरा क्या है? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य के समान योग्यता, लोकसभा के सदस्य के समान योग्यता होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद पर नहीं हो मतलब कोई सरकारी जॉब नहीं हो उसके पास। तो ये हो गया, ये 4 योग्यताएं होनी चाहिए। 5वां है कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त ना हो। ये भी ध्यान में रखेंगे कि मानसिक तौर पर वह विक्षिप्त व्यक्ति ना हो। तो राष्ट्रपति की योग्यता में हम अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का जिक्र किया है, जिसमें ये 5 बातों का जिक्र है। भारत का वो नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो उसकी, लोकसभा सदस्य के समान योग्यता हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो और मानसिक तौर पर व्यक्ति विकसित ना हो। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 59। आप इसको लिखते जाएंगे तो बेहतर होगा कि आप उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अनुच्छेद 59 देखते हैं। अनुच्छेद 59 में पद के लिए शर्तें हैं, इस चीज़ का जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति पद की कौन कौन सी शर्तें हैं, तो शर्तों का जिक्र किया गया है।
राष्ट्रपति पद के लिए किन किन शर्तों का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में, तो ये अनुच्छेद 59 में इसका जिक्र है। पहला है कि राष्ट्रपति भवन में उसको रहना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि कोई राष्ट्रपति चुन गया और वो अपने घर से संचालन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति भवन में रहना अनिवार्य है। कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसके लिए रायसीना हिल में एक भवन का निर्माण किया गया है जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं। तो वहाँ उस व्यक्ति को रहना अनिवार्य है। ये किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? अनुच्छेद 59। दूसरा है कि किसी अन्य सरकारी या निजी पद पर वह काम नहीं करता हो। तो वही हो गया, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, मतलब किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं हो और ना ही कोई अन्य निजी कंपनी में वह किसी पद पर हो। तो वह व्यक्ति, मतलब ये शर्तों में है कि वह किसी अन्य लाभ पद पर ना हो, और उनके शर्तों में है उसे एक निर्धारित वेतन और भत्ता मिलता है जो संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो निर्धारित वेतन भत्ता, निर्धारित वेतन और भत्ता, तो उनके शर्तों में है ये निर्धारित वेतन भत्ता मिलता है, और इसमें वेतन भत्ता में संशोधन किया जाता है। और ये संशोधन राष्ट्रपति के कार्यकाल में नहीं होता है। जब जिस पद पर वो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है उस दौरान वेतन भत्तों में ना तो संशोधन होता है और ना ही कटौती होता है, और इनका वेतन जो दिया जाता है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। इनका वेतन जो है भारत के संचित निधि से दिया जाता है। तो ये बातें थी उनके शर्तों के संबंध में, और साथ ही आप याद रखेंगे मुख्य 4 बातें जो है, राष्ट्रपति भवन में रहना अनिवार्य है, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, निर्धारित वेतन भत्ता होता है और भारत के संचित निधि से उसको वेतन दिया जाता है। वर्तमान यानी 2025 में राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख है, और रिटायरमेंट के बाद इसका आधा उसको पेंशन के तौर पर दिया जाता है। आइए अब अनुच्छेद 60 देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। इसमें आप एक बात ये भी रखेंगे कि अगर राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाने के बाद वो अगर सांसद है किसी क्षेत्र का या विधायक है तो उसको उस पद से इस्तीफा भी देना होता है। तो आप इसमें याद रखेंगे कि अगर सांसद है या विधायक है तो उसको उस पद से इस्तीफा देना होता है। अगर वो किसी क्षेत्र से, जब वो राष्ट्रपति का निर्वाचन जीत लेता है, तो अगर वो सांसद के पद पर रहता है या विधायक रहता है किसी क्षेत्र का, तो उसको उस पद से इस्तीफा देना होता है। आइए अब अनुच्छेद 60 देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, आप धैर्य रखकर इसको सुनेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगे। अनुच्छेद 60 क्या है? शपथ ग्रहण की बात करता है। शपथ ग्रहण, जब राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाते हैं तो उनको शपथ लेना होता है, तो उसका जिक्र जो है अनुच्छेद 60 में किया गया है। शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो शपथ दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। कौन दिलाता है शपथ? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होते हैं, सीजे चीफ जस्टिस, एससी सुप्रीम कोर्ट, अगर ये अनुपस्थित हों तो सुप्रीम कोर्ट का ही वरिष्ठतम जो होता है न्यायाधीश वो शपथ दिलाते हैं। और अगर ये अनुपस्थित हो गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। किस बात की शपथ दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं
मतलब राष्ट्रपति को जो होता है वो शपथ लेना होता है कि वो संविधान की रक्षा करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे और सेवा का संकल्प, ये 3 बातों का संकल्प उसको लेना होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने। और शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति जो होता है वो आधिकारिक रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या है? अनुच्छेद 61 है महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया। आप इसको एक वर्ड में याद रखेंगे कि अनुच्छेद 61 महाभियोग। ठीक है, तो महाभियोग किस कारण से लागू मतलब चलता है राष्ट्रपति के ऊपर? महाभियोग की प्रक्रिया किस कारण से लगाया जाता है? तो एक बात का जो उल्लेख किया गया है वो है कि अगर संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति करता है तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो संविधान के उल्लंघन के बाद अगर ऐसा होता है कि राष्ट्र मतलब देखा जाता है अगर किसी सदन के द्वारा कि संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति पर जो होता है महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। लेकिन संविधान में जो है संविधान के उल्लंघन के संदर्भ में कोई स्पष्ट इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। अब हम समझेंगे महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। सबसे पहले है प्रक्रिया। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कोई भी सदन हो, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी भी सदन में लाया जा सकता है और 1/4 मत से अगर और महाभियोग के मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो पास हो जाता है किसी भी सदन में, तो वो महाभियोग की मतलब जो प्रस्ताव है वो आगे बढ़ जाता है और फिर यह जो होता है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही नोटिस भेज दिया जाता है कि वह अपना जो है पक्ष रखे और वो अपने सफाई दे। तो प्रक्रिया में क्या होता है याद रखेंगे कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है और 1/4 मत से अगर पास हो जाता है फिर ये जो है प्रस्ताव जो होता है वो आगे प्रोसेस में चले जाता है। फिर क्या होता है इसमें, तो इस पर मतदान होता है। पहले प्रक्रिया में याद रखेंगे आप कि प्रस्ताव लाया जाता है किसी भी सदन में और 1/4 मत से अगर पास हो जाता है तो वह प्रस्ताव आगे फिर बढ़ जाता है। लेकिन उससे पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है ताकि वो अपने पक्ष में बात रख सके, उनको अवसर पूर्णतः दिया जाता है। अगला प्रोसेस होता है प्रस्ताव जो पास हुआ उस पर मतदान होता है। ओके, चलिए इसको रहने देते हैं, आप अच्छे से सुनेंगे। क्या होता है, नोटिस के 14 दिन बाद सदन में प्रस्ताव पर मतदान होता है। उसके बाद यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह दूसरे सदन में चला जाता है। जिस सदन में जो है प्रस्ताव लाया गया था वहाँ अगर 14 दिन बाद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है कि नहीं भाई राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है उस पर हम मत देते हैं अपना, और 2/3 मत अगर प्राप्त कर लेता है वह प्रस्ताव तो फिर वह अगले सदन में चला जाता है। फिर दूसरे सदन में क्या होता है, उस प्रस्ताव पर जांच होता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ जो आरोप लगाया गया है वह सही है कि नहीं। अगर राष्ट्रपति के खिलाफ जो आरोप लगाया गया है वह अगर सही पाया जाता है, उससे पहले राष्ट्रपति को अपने बचाव के पक्ष में पूरा अवसर दिया जाता है कि वो अपने पक्ष में कोई भी वकील कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो ये होता है सदन अगर जिस सदन में प्रस्ताव दूसरे सदन में लाया जाता है वो जो सदन होता है वो किसी न्यायालय, वकील या अन्य विशेषज्ञों का भी मदद ले सकता है। उसके बाद अगर उस प्रस्ताव में जो आरोप लगाया गया है उसकी जांच के बाद प्रस्ताव पर देख लिया जाता है कि हाँ ये आरोप सत्य साबित हो जाता है तो वह फिर जो होता है उस दिन के बाद से मतलब दोष सिद्ध हो जाता है तो उस दिन के बाद से राष्ट्रपति को पद से हट जाना होता है। तो याद रखेंगे प्रथम सदन में 1/4 से प्रस्ताव लाया, उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का मोहलत दिया, फिर दूसरे सदन में भेजेगा
जिस सदन में मतलब प्रस्ताव लाया गया था वहाँ 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है तो फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर वहाँ अलग अलग प्रोसेस से उसका जांच होगा और उसकी सत्यता अगर पाई जाती है तो फिर उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास कर देगा, फिर जाकर राष्ट्रपति को पद से इस्तीफा देना होगा। इस महाभियोग की प्रक्रिया जो है और भारत का राष्ट्रपति अभी तक इसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई है, किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर यह सफल नहीं हुआ है। आप ये बात याद रखेंगे कि महाभियोग में जो भाग लेंगे वो जो है वही सदस्य भाग लेंगे जो कि निर्वाचित हो, मनोनीत नहीं। साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी इसमें भाग नहीं लेता है और साथ ही विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं और विधान परिषद के निर्वाचित या मनोनीत कोई भी हो वो भाग नहीं लेता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा देंगे, अगर नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। हो सके इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।